नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। जी हाँ, 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, मत गिरने वाले हैं और यहीं पर चुनाव नज़दीक आते ही मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाता है। हर आम जनता का इंटरेस्ट जी हाँ पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और सबके अपने अपने क्या होते हैं, मत होते हैं, सबके अपने अपने कयास होते हैं, सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं कि वो पार्टी मेरे लिए अच्छी है, वो नेता मुझे अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। हम कह सकते हैं कभी कभी घरों के अंदर ही ना हमको शीत युद्ध देखने को मिल जाता है। जी हाँ, कोई पार्टी किसी और को पसंद करता है हमारा मेंबर और हम किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी हल्का सा मतभेद होता है। बट इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि हम लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग अपना मनभेद बना के बैठ जाएं। जी हाँ, मतभेद होना चलता है लेकिन मनभेद ना हो। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पर अब अमेरिका के अंदर जो सर्वे जारी हुए हैं, जी हाँ, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो दोस्तों 5 नवंबर को तय हो जाएगा। अब उसके बाद जो एग्जिट पोल आएंगे, लेकिन मतों से पहले मतलब कि 5 नवंबर से पहले जो सर्वे आया है उस सर्वे ने साफ साफ ये जाहिर कर दिया है कि जो हैरिस है, ठीक है, और जो ट्रंप है, मतलब कि सर्वे में जो ट्रंप है वो हैरिस पर मामूली बढ़त दिखते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि इनके पास अधिक वोट हैं। बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, मात्र 2% का डिफरेंस है। बाकी सभी न्यूज़ एजेंसी अपने अपने सर्वे निकालती है, ठीक है, लेकिन सर्वे पर क्या हमको यकीन करना चाहिए? जी हाँ, सर्वे के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कब आया था? जब हरियाणा में सर्वे हुआ था हमारा, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सर्वे पर हमने विश्वास नहीं करा। फिर एग्जिट पोल आया था। जी हाँ, चुनाव होने के बाद में शाम तक एग्जिट पोल आए थे। सभी न्यूज़ एजेंसी ने ये दिखाया था कि क्या हुआ था, कांग्रेस 50 पार है, लेकिन हरियाणा में जीत वो खास दर्ज नहीं कर पाई। या फिर लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार 400 पार, तो जनता ने बोल दिया अब की बार रहने दे सरकार। जी हाँ, तो फाइनली बीजेपी को कितने वोट मिले हमने देखा। तो आखिरकार के चुनाव आयोग को एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या चुनाव आयोग को ये सर्वे वगैरह की नौटंकी में या फिर ये एग्जिट पोल का ये जो चल रहा है स्वैग, क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए? सीधे वोट डालो, सीधे काउंटिंग की डेट पर होगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये बीच में जो हमारी जनता के साथ में ये लोग खेलते हैं फीलिंग के साथ में, एग्जिट पोल लॉन्च करके, ठीक है, सर्वे को लॉन्च करके मार्केट में, तो ये गलत है ना कहीं तो। आपका विचार क्या, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के शुक्रवार को यानी कि अभी 2 दिन पहले एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी। रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ट्रंप, ये आपको पता होगा, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर मामूली बढ़त इनकी हो चुकी है। अब अमेरिकी अखबार दोस्तों द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बहुत प्यारी मैगजीन है, ये न्यूज़ एजेंसी है, प्रॉपर इन्होंने सर्वे किया और इनकी रिपोर्ट में, इनके सर्वे में ये आया कि जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो हैरिस से 2%, जी हाँ 2% अंक आगे है और 47% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा जताया है और वहीं पर 45% लोगों की पसंद है कमला हैरिस। लेकिन 2% का अंतर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कभी कभी आम जनता की कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, जैसे आप भी ऐसा करते होंगे। जी हाँ, बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन आपकी पसंद पार्टी की कोई और होता है, ठीक है, आप किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन हम उसकी हाँ में आप कभी भी मिला देते हैं, यार कौन बहस करेगा, कौन इनको समझाएगा, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तो हम पड़ोसी की हाँ में मिला देते हैं, हम अपनों की हाँ में मिला देते हैं। लेकिन जब हम ईवीएम मशीन के सामने जाते हैं तो हम लोग अपनी या परसेप्शंस के आधार पर बटन दबाते हैं, एक बार, ठीक है। अब बताइए, आप भी ऐसा करते होंगे, पता है मुझको, लेकिन ठीक है, देखिए किसी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, और जिसका परसेप्शन काफ़ी स्ट्रांग है तो उसके ऊपर उसको समझा करके ना तो आप उसका टाइम खर्च करो ना अपना टाइम खर्च करो, उसकी बस 1-2 बार हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है, यू टर्न मारो, अपने काम पर लग जाओ। अब अन्य सर्वे में ट्रंप को 48 और कमला हैरिस को 47% बढ़त दिखाई दी गई है, मतलब कि यही अंतर आ रहा है। और इस बार अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, सच में काफ़ी मतलब करके कि बहुत बड़ा खेला होगा उस दिन, क्योंकि सस्पेंस बहुत तगड़ा है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति पद की दौड़ से जो बाइडेन जो हटे हैं ना, जी हाँ, बाइडेन के ऊपर बहुत बड़ी पावर थी, अगर ये दोबारा चुनाव लड़ते तो ये पक्का जीत सकते थे। अब चुनाव में ये हट चुके हैं, उसके बाद में कमला हैरिस मैदान में उतरी हैं और अगस्त में उनकी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई थी कमला के बारे में। और चुनावी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से जो है आगे चल रहे थे तब भी, लेकिन हैरिस के दौड़ में आने के बाद
समीकरण इक्वेशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और दोस्तों लगातार समीकरण इस तरह से बदल रहे हैं कि अभी 4 से 7 अक्टूबर को, जी हाँ, 6 सर्वेक्षण हुए थे, अलग अलग न्यूज़ एजेंसी ने सर्वेक्षण किया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको। अब इसमें कमला हैरिस ने जितने भी पंजीकृत वोटर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में 3% की बढ़त बना ली है। अब जो वोटर रजिस्टर्ड हैं तो उनके तो वोट की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत अधिक होगी, उनका जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता होगा। अब यहाँ पर कमला हैरिस के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चांस काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पता होगा कि अभी लगातार केस चल रहा था। एक पॉर्न स्टार ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था और पॉर्न स्टार को सेटिंग करने के लिए, मतलब कि उनके स्टेट में चेंज करने के लिए ट्रंप कई बार फंसे थे, ये आपको बखूबी पता होगा। और लोगों का सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, कुछ लोग ये मान रहे हैं, इस पर मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो इनके ऊपर फायरिंग हो रही है ये वास्तविक रूप से कि विपक्षी पार्टी के लोग करवा रहे हैं, या फिर ये लोगों की सिंपैथी प्राप्त करने के लिए अपने साथ थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है? अब बात करते हैं ईवीएम के बारे में। भाई हमारे इंडिया में ईवीएम मशीन काफ़ी प्रचलित है, जब भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। आखिरकार अमेरिका ईवीएम मशीन यूज़ क्यों नहीं करता? भाई अमेरिका के हाथ काफ़ी तंग है, गरीबी रेखा के नीचे है अमेरिका, ठीक है, ईवीएम मशीन काफ़ी कॉस्टली आती है, इसलिए वो ईवीएम के थ्रू अपना इलेक्शन नहीं करवाते हैं, या फिर कुछ और वजह है। सो गाइस, भारत सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईवीएम की हेल्प से अपने देश के अंदर चुनाव को संपन्न करवाते हैं, जिसमें हमारा इंडिया नंबर 1 पे है, फिर भूटान है, नेपाल है, जॉर्डन है, मालदीव है, नाम्बिया है और मिस्र है। ये सभी ईवीएम से संबंधित तकनीकी सहायता के माध्यम से अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। जबकि देश से ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूएसए है और अन्य काफ़ी सारे ऐसे बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, दुनिया के कई ऐसे देश जो ईवीएम के उपयोग पर अपने देश के अंदर इन्होंने ईवीएम बैन कर रखी है। वही वॉलेट पेज पर या वही पेपर को यूज़ करके ये लोग अपने वोट डालते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं। जितने बॉक्स में वोट पड़े उसकी काउंटिंग करी, वो नेता जीत गया, वो पार्टी जीत गई। इसमें कहीं पर भी कोई भी मतलब करके चेंजेस नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। लेकिन अभी हरियाणा में जो ईवीएम मशीन में 99% बैटरी पाई गई थी, लंबे समय तक चलने के बाद में बैटरी डाउन नहीं हुई थी, उन सब ईवीएम मशीन के अंदर बीजेपी के वोट पाए गए थे। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल किया, ठीक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई कई बार। तो ये चीज़ें चलती हैं इंडिया के अंदर। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ईवीएम में प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी नहीं बन जाती है, तब तक हमको वॉलेट पेपर का, जी हाँ, इस्तेमाल करना चाहिए। बैलेट पेपर के आधार पर ही हमको सिंपल अपना वोट डालना चाहिए। मैं मानता हूँ सब प्रगति काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर ईवीएम मशीन से छेड़खानी हो जाती है और ये बहुत बड़ा, जी हम कह सकते हैं कि स्कैम हो सकता है। अब भारत में बहुत साल तक चुनाव जो हुए थे मतदान पत्र की मदद से हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है। मैं मानता हूँ धीमी होती है, महंगी होती है, पेपर काफ़ी वेस्ट होता है, पेड़ों का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेड़ों की चिंता करें तो हम लोग चुनाव के टाइम पर पैम्पलेट छपवाते हैं हर एक पार्टी वाले, वो फिलहाल थोड़ा कम कर दें, तो उसकी जो प्राइस होगा ना, जो खर्चा होगा, जो महंगाई होगी वोट डालने की, शायद वहाँ पे कवर हो जाएगी आराम से। और इसके बाद से ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया के अंदर पहली बार लोकसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1999 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, राइट? आपको ध्यान रखना ये वर्ड्स। लेकिन इससे पहले, जी हाँ, प्रयोग के तौर पर पहली बार इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था 1982 में केरल में पारूर विधानसभा चुनाव हुई थी। उसके बाद एक लंबा गैप आ गया था, फिर 1999 में फिर ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था, फिर थोड़ा सा गैप आया, पूरी जगह इम्प्लीमेंट हुआ ये 2004 में लोकसभा चुनाव के में भी और आपके राज्यसभा विधानसभा के अंदर भी। दोस्तों चुनाव चाहे ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे मतपत्र के माध्यम से हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भारत की ज़मीनी हकीकत है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। हम सभी को पता है कि झारखंड में अब चुनाव होने वाले हैं अगले महीने नवंबर में, और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होंगे, और हर राज्य के अंदर अलग अलग पार्टी अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, ठीक है। लेकिन क्या मैनिफेस्टो जो हमने लास्ट टाइम लॉन्च किया था उसका कितना प्रतिशत हमारी पार्टी साकार कर पाई इस राज्य के अंदर, उसकी जांच करने के लिए कमेटी बननी चाहिए। धर्म पर नहीं बल्कि रोजगार की बात होनी चाहिए आपके चुनावी रैली के अंदर। सो गाइस, पक्ष और विपक्ष नए नए वादे और घोषणाओं
आरोप प्रत्यारोप वे उपलब्धियों के साथ चुनावी मैदान में खटाक उतर जाते हैं। जैसी ही चुनावी डेट लॉन्च हो जाती है, अनाउंस हो जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, और प्रत्येक चुनाव की तरह भी इस चुनाव में भी मुख्य रूप से हेल्थ को लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बिजली, पानी, सड़क और महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है और जो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मेरे हिसाब से होने चाहिए, ना कि धर्म के जयकारे लगने चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी का। इतने पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद भी झारखंड के युवा, महाराष्ट्र के युवा, आपके उत्तर प्रदेश के युवा, बिहार के युवा, किसी भी राज्य का आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। आपको देखने की आवश्यकता है भी नहीं। आप किसी भी सरकारी पोस्ट का जो निकला हो रिसेंटली, ऐसे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, उसमें देखिए कितनी वैकेंसी है और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो बेरोजगारी का एक बहुत मोटा मोटा स्तर आपको चल जाएगा पता, राइट। और हद तो दोस्तों ये है कि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपने घर परिवार से इन युवाओं को दूर रहना पड़ता है। दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, रोजगार की तलाश करनी पड़ती है, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में प्लान करना पड़ता है। कुछ लोग डंकी का प्रयोग तक भी करते हैं। क्या करें, इंडिया में रोजगार है नहीं, बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, तो उसको पालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिलहाल किसी दूसरी जगह पर मुंह बनाना पड़ेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया के अंदर आखिरकार साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ चुका है कोविड के बाद से? कभी इस पे विचार करना। किसी को शौक नहीं चढ़ा है गलत रास्ते पे जाने का। जी हाँ, कोई स्वैग नहीं है, किसी को फुटेज नहीं चाहिए मीडिया के अंदर। जी हाँ, तो इसलिए वो गलत रास्ते पे जा रहा है। इंसान गलत नहीं होता है, वक्त गलत होता है इंसान का। अब मेरा मानना तो उससे यही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, मुझे एक बात तो काफ़ी अच्छी लगी थी। वो बात ये थी कि इन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 5 जो हमारे आम चुनाव में जो खर्च हुआ है वो काफ़ी अधिक हो चुका है। 2004 में जो हमारा 10,000 करोड़ रुपए जो खर्च होता था, 20 साल में वो कन्वर्ट हो चुका है 1 लाख करोड़ में। तो इतना बड़ा पैसा हम लोग चुनाव में खर्च कर देते हैं। सोचिए, चुनाव प्रचार प्रसार में पैंपे बटवाना है, ठीक है, होर्डिंग लगवानी है, बड़ी बड़ी रैली का इंतजाम करना है, टेंट लगाना है, चेयर लगाना है, और गर्मी बढ़ चुकी थी बीच में, आपको पता होगा अच्छे से, तो जो लोग जनता आएगी उनके लिए फ़ैन का इंतजाम करना वगैरह वगैरह। तो इतना बड़ा पैसा हमारे चुनाव के अंदर खर्च है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो ये बहुत बड़ा खर्चा हमारा बच सकता है। बाकी तो वो बताएगा अब आने वाला वक्त। लेकिन हमारे भारत के मुद्दे कुछ और ही हैं, खासतौर पर गोदी मीडिया। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक हमारा बैकबोन था हमारे देश का। अब इनके अलग ही चल रहे हैं। आप इस न्यूज़ का ध्यान से देखिएगा, सुधीर चौधरी, इनकी ये न्यूज़ है। इस वाइट एरो को आप ध्यान से देखिएगा, इमेज में जो वाइट एरो है, और इसमें नीचे नरेंद्र मोदी जी की एज दिखाई गई है 74 ईयर, और शी जिनपिंग की एज दिखाई गई है 71 ईयर, जो इनकी एज जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन पत्रकारिता का अगर हम स्तर देखें तो दोनों की फिटनेस को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि हमारे पीएम मोदी जी कितने फिट हैं, और शी जिनपिंग जी को, बेचारे जी को सहारा लेकर के नीचे आना पड़ रहा है। अरे पत्रकारिता आप कर रहे हो, ध्यान रखिएगा सुधीर जी, हद हो गई। ये तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का भी मजाक बना रहे हैं आप। आपको ये दिखा कि आखिरकार इनको सहारा लेना पड़ रहा है। हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो, जी हाँ, फिर भी हिम्मत करके ये सबमिट में आ रहे हैं। हम इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते थे, क्योंकि एज भी हो गई है 71 ईयर। एज कोई कम एज नहीं होती है, लेकिन बॉडी कभी कभी साथ नहीं भी देती है, लेकिन फिर भी इंसान हिम्मत दिखा करके वहाँ पे पहुँच रहा है। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते थे। आप यहाँ पे इन पर्सनैलिटी का मजाक बना रहे हैं लगातार। दोस्तों प्राइम शो में ये रिपोर्ट चली है आपकी, आप सोचिए जरा एक बार। आपको ये नहीं दिखा कि चाइना हर फील्ड में इंडिया से आगे है। जी हाँ, अगर चाइना इंडिया के अंदर सामान को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, हमको भेजना बंद कर दे, तो शायद दोस्तों मेड इन चाइना का जो हम माला जाप कर रहे हैं ना हर तरफ इंडिया में सामानों को लेकर के, तो हमारा हाल क्या होगा। इस समय हम लोग दिवाली के उजाले के लिए भी, जी हाँ, दिवाली में राम जी के जो वेलकम करते हैं उस दिए के लिए भी हम लोग मेड इन चाइना पे डिपेंड हैं। सोचिए, इंडिया की दिवाली खुश हो सकती है। आपको ये दिखाई नहीं दिया कि हमारे भारत के अंदर भी उद्योग स्थापित होना चाहिए। जी हाँ, हम मेड इन चाइना का जो हम लोग पूरी डिपेंड हो चुके हैं इस पर, वो कम होना चाहिए। एक्चुअली चाइना की जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री के ऊपर जो चाइना स्पेंड करता है, खर्च करता है, वो इंडिया से 3 गुना खर्च करता है, और जीडीपी चाइना की हमसे 5 गुना अधिक है। एआई पेटेंट की अगर हम बात करें तो हमसे कम 30 गुना चाइना का पेटेंट है, और डेवलपमेंट दोस्तों हमसे कम से 100 गुना है चाइना का। और आप बात कर रहे हैं केवल कि उसने सपोर्ट लेकर के नीचे उतरा 71 ईयर 74 ईयर।
जैसे यहाँ पे हमको चेंज होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सुधीर जी, आप 8 लाख रुपए का कम से कम पैकेज ले रहे होंगे और पत्रकारिता का परफॉर्मेंस केवल 8,000 रुपये वाली पत्रकारिता आप नहीं कर पा रहे हो। कल आप बोलोगे कि सुधीर, ये क्या नाम है, एलवीस यादव को इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए क्योंकि उसकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है ना, ये हो सकता है। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से हम लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं, सबका साथ सबका विकास हो चुका है, या फिर दोस्तों आप फिलहाल खुश नहीं हैं? आपका जो भी एक्सपीरियंस है पॉज करके वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया जम के आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको। ठीक है, धन्यवाद।